शोषित समाज दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, शोषित समाज दल के संपादक और राष्ट्रपति द्वारा भीमराव अंबेडकर रत्न से सम्मानित माननीय रघुवीराम शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और कार्यक्रम का समापन करें। परम आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी की 87वीं जयंती की अध्यक्षता कर रहे मानववादी युवजन सभा के नवजुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कुमार कटियार जी, संचालनकर्ता मोहम्मद नूरुल हसन गाजीपुरी जी और इस समारोह के उद्घाटनकर्ता शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक माननीय प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह जी, समारोह के मुख्य अतिथि शोषित समाज दल के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मानववादी विचारक आदरणीय लक्ष्मण चौधरी जी, शोषित समाज दल के पूर्व उपाध्यक्ष और महान क्रांतिकारी नेता भाई प्रेम प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय महामंत्री और नौजवान साथी फूलचंद्र चौधरी जी, पूर्व सांसद जनाब इलियास अंसारी साहब और पूर्व जज आद्या शरण चौधरी जी, प्रसिद्ध बुद्धिजीवी राम जियावन चौधरी साहब, हरि राम साक्य जी और बड़े भाई फैज बख्श अफसरिया साहब तथा आज की समारोह में उपस्थित भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों, माता और बहनों, उठा जनाजा तो नमाज पढ़ी गैरों ने, उठा जनाजा तो नमाज पढ़ी गैरों ने और मरे थे जिनके लिए वे रहे वजू करते। घिरा हूं मैं सवाल से, हमको जवाब चाहिए और अगर ना मिले जवाब तो फिर इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए। भाइयों, हम वर्मा जी की 87वीं जयंती में उपस्थित हैं। वर्मा जी के बारे में आप सभी पूरी तरह जानते हैं। मैं वर्मा जी के किस प्रसंग से अपनी बात पेश करूं, चाहे वह विधानसभा में दलित प्रतिनिधियों के द्वारा, दलित मतदाताओं के द्वारा दलित प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रस्ताव हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सभी लाइब्रेरियों में डॉक्टर अंबेडकर साहित्य लागू करने का सवाल हो, या फिर हमको बुद्ध की बात याद आ जाती है। बहुत सराहना भी की जाती है बुद्ध को कि मैं भी उसे अलग नहीं हूं, लेकिन वैशाली में जब आम्रपाली का बाप आम्रपाली की शादी करने का मनसा उस समय के बौद्ध राजाओं से पेश करता है तो बौद्ध राजाओं की तलवार तुरंत म्यार से बाहर निकल आती है और वो कहते हैं आम्रपाली की शादी नहीं होगी, आम्रपाली किसी एक की नहीं है, नगर वधू है, सबों की वधू है। और रामस्वरूप वर्मा ने विधानसभा में क्या प्रस्ताव पेश किया? कोई आदमी विधुर हो जाता है, किसी औरत, किसी पति की पत्नी मर जाती है तो क्या करता है? दहेज के लिए, तिलक के लिए तुरंत दूसरी कुंवारी कन्या से विवाह कर लेता है।
वर्मा जी ने कहा कि यह गलत बात है, चूंकि विधुर विधवा से ही शादी करेगा और इस तरह से जब कानून पास हो जाएगा तो हर आदमी अपनी औरत को संभाल कर रखेगा, तो विधवाओं महिलाओं की हत्या और तिलक दहेज की प्रथा उसी तरह से समाप्त हो जाएगी जैसे तपे तवे में पानी की बूंदे गिरने से क्षण दिन सब खत्म हो जाएगा। तो तथा राम स्वरूप वर्मा तथा गौतम बुद्ध के दर्शन से भी ज्यादा क्रांतिकारी है। चूंकि एक तरफ बौद्ध राजा आम्रपाली को सबों की बीबी रहने के लिए मजबूर करता है, तो महामना राम स्वरूप वर्मा विधवाओं और महिलाओं पर से जुल्म अन्याय समाप्त करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश करते हैं। ये सारी बातें हैं और आज हम वर्मा जी की जयंती उस समय में मना रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, आज क्या हाल है कि इस समय पूरे देश में अकाल की छाया मंडरा रही है। कहीं पानी नहीं है, सावन खत्म होने जा रहा है, दंतेवाड़ा के आदिवासी मजदूरों पर सेना से हमला किया जा रहा है और इस देश में 13 करोड़ लोग 5 रुपये पर जीवन बिता रहे हैं, 17 करोड़ लोग 10 रुपये पर जीवन बिता रहे हैं और 84 करोड़ लोग मात्र 20 रुपये पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो एक आदमी की आमदनी एक दिन में यहाँ 5 रुपया है और हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया की एक दिन की मजदूरी 5000 रुपया है। तो दंतेवाड़ा की घटना दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस तरह की विषमता की संस्कृति में, इस तरह विषमता की आर्थिक व्यवस्थाओं में किसी से लोग इंसानियत की कामना करे तो बालू में तेल निकालने की बात सोच रहा है और गधे के सिर पर सींग खोज रहा है। गधे को सींग नहीं होता, और अगर कोई खोज रहा है तो बड़ी बेवकूफी बात है भाई। तो इसलिए इस देश की विषम परिस्थितियां हैं और यही नहीं, गोदाम में अनाज सड़ रहा है और यही नहीं, आज क्या स्थिति है कि डकैती और अपहरण के पैसे से लोग चुनाव लड़ने का सामा बांध रहे हैं। और हमारे माननीय लक्ष्मण चौधरी जी ने कहा कि राम स्वरूप वर्मा ने गांव गांव से 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया वो चंदा करके जन सहयोग से पूंजीपति सामंती और सांप्रदायिक राजनीति से जूझने का उन्होंने आंदोलन किया और जीवन भर इस रास्ते पर चला। यह चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, चुनाव होने वाला था और चौधरी चरण सिंह विधायकों के फंड में 40,000 रुपया भेज दिए। तोहफा वर्मा जी के भी खाते में जमा हो गया। वर्मा जी ने तुरंत उस पैसे को वापस यह कहकर कर दिया कि मेरे चुनाव का खर्चा वहन राजपुर विधानसभा के कार्यकर्ता जनता के जन सहयोग से करते हैं, हमको यह पैसे की जरूरत नहीं है। और बाकी सब विधायक अपने चुनाव में पैसा खर्चा कर दिया। तो यह सारी हकीकत है। और फिर यहाँ के किसानों की भलाई के लिए अमरहंट पंप कैनाल योजना इस राजपुर के इतिहास में आप सब लोग जानते हैं, हमको ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है। भाइयों, 87वीं जयंती में हम उपस्थित हैं और लिंकन था अमेरिका में। लिंकन कभी जानवर चराता था, लेकिन उसने जानवर चराते हुए देखा
कि उसकी बहू और बेटियों को वहां का जो सामंत है, वहां का जो जार है, वहां का जो कुलांक है, उसकी हवस की पूरी करता है, अपने हवस की पूर्ति करता है उसके साथ। और जो उसे बच्चा पैदा होता है, उन बच्चों को सरे बाजारों में टमाटर की तरह जाकर बेच देता है। लिंकन यह बचपन में देखा जानवर चराते हुए, और तब उसने शपथ लिया, सोचा कि अगर मैं जिंदा रहा तो एक दिन यह व्यवस्था को नेस्तनाबूद करके दम लूंगा। और आपको मालूम होना चाहिए, वही लिंकन जब अमेरिका का राष्ट्रपति पद को प्राप्त करता है तो ऐसी व्यवस्था जो थी वहां की, वह ध्वस्त होती है। रामस्वरूप वर्मा भारतीय राजनीति में यही करना चाहते थे। क्योंकि यह जो सिद्धांत की किताब है, इसमें लिखा हुआ है भारत की राजनीति कैसी है, उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीय। देश की सारी राजनीतिक पार्टियों पर पूंजी, सामंत, जमींदार, बड़े खानदान का, और अब तो डकैती करने वाला, और अब तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैसे से लोग चुनाव लड़ने का सामा बांध रहे हैं। ऐसी राजनीति हो रही है। भारत आज देशी और विदेशी कंपनियों का अरबों अरबों का कर्जदार बन गया है, अरबों अरबों का कर्जदार बन गया है। और हमारा प्रधानमंत्री, हमारा होम मिनिस्टर, हमारा यो गृह मंत्री ये चीन में जाता है तो भोज भात खा करके और वापस आ जाता है। 80,000 वर्ग किलोमीटर जो हमारी धरती है, उसके बारे में वो उसकी बातें ठूस हो जाती है। और अमेरिका, ये चीन आज भी हम पर गुर्रा रहा है। ग्लेशियर के माध्यम से पाकिस्तान तक वो सड़क बना रहा है और पाकिस्तान को सह दे रहा है। भाइयों, यह सब क्यों हो रहा है? हमारे देश के जो शासक हैं, भारत की आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा है, मन 1 अरब से भी ज्यादा है, 100 करोड़ से भी। और पाकिस्तान 10 करोड़ की आबादी है, तो 10 करोड़ के पाकिस्तान से 101 अरब का भारत भयभीत है, डर रहा है। काहे जी, क्यों डर रहा है? वर्मा जी ने कहा कि जब कपड़ा बनाया जाता है तो एक पतला धागा हो और एक मोटा धागा हो, और दोनों के बीनेगा तो कपड़ा सघन होगा? नहीं होगा। और जब कपड़ा सघन नहीं होगा तो आपका बदन नहीं ढकेगा। इसलिए इस देश में जो विषमतामूलक संस्कृति है, द्विजवादी संस्कृति है, इन्होंने कहा, इलियास साहब बोल रहे थे, ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया कि नहीं किया, लेकिन मायावती जी आज इस काम को बड़ी मजबूती से कर रही है। आज देश के दलितों, पिछड़ों को चमार, दुसाद, भूया, मुसर, तेली, बनिया, गडेरी, पनेरी, ठठेरा, सोनार, नाऊद, दर्जी, भुर्जी, मोमिन, अंसारी, दफाली को ये सवर्णों के हाथ, पूंजीपतियों के झोली में बेच रही है। और अम्बेडकर इनको प्यारे नहीं है। अब ये नारा लगाती है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण सौगंध खाता है, दलितों को गले। तो इलियास साहब, अब तो हम ही ब्राह्मणवाद की मजबूती में लगे हुए हैं। क्या होगा? सवाल इस बात का है, इसकी चिंता करने की जरूरत है। और रामस्वरूप वर्मा ने जीवन पर्यंत इन्हीं समस्याओं से जूझने का काम किया है, इन्हीं समस्याओं से जूझने का काम किया है। अगर वर्मा जी को बीपी सिंह ने न्योता दे दिया, क्या जी आप मुख्यमंत्री बन जाइए, वर्मा जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो जैसे मदारी बंदरों को रस्सी में बांधकर घुमाता है, तुम हमको वह घुमाने का वही काम करेगा का?
हमारे बिहार में नीतीश को वहां के जमींदार और ऊंची जाति भूमिहार आज वही काम कर रहा है। नीतीश को रस्सी में बांधता है और बंदर की तरह घुमाता है, कहता है कि बोलो डी बंदोपाध्याय की अनुशंसा को लागू करेंगे, और दूसरे दिन कहता है कि बोलो हम इसको लागू करना नहीं चाहते हैं। ये बंदर का काम हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से भाई हमारे बिहार में नारा लग गया है, कुर्मी का ताज और भूमिहार का राज। तो इस तरह से ही देश में सामंती और पूंजीवादी लोग आज दलितों और पिछड़ों को आगे करके ही गरीबों का कत्ल कर रहे हैं, गरीबों का हिस्सा लूट रहे हैं और गरीबों की असमतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि भारतीय राजनीति में उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीय नेतृत्व को खत्म करना होगा और निम्न वर्णीय और निम्न वर्गीय नेतृत्व का सृजन करना होगा। एक उत्तर प्रदेश के पत्रकार साथी हैं हमारे, बहुत प्रिय हैं, उन्होंने बड़ी बेसब्री से मुझे फोन पर कहा, शास्त्री जी जून का महीना है, अर्जक संघ के स्थापना दिवस है, से आप वर्मा जी का हम विशेषांक छाप रहे हैं, आप वो वर्मा जी पर लेख लिख दीजिए। मैं उनके पास लेख नहीं भेजता था, क्योंकि कई बार मैंने भेजा तो उनको मेरा लेख लगता था कि बुमेटिंग हो जाता था, बचता ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने फोन पर कहा, और चूंकि मैं दौरे में रास्ते में था, तो बस्ती से जब 1 जून को लौटा स्थापना दिवस से, तो मैंने वो वर्मा जी पर लेख लिख दिया, हेडिंग उसमें 2 दिया, उत्तर भारत के पेरियार रामस्वरूप वर्मा या शहीद जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा का मिलन क्यों और कैसे। नहीं छप सका, नहीं छप सका। अब पता नहीं, उन्होंने कहा कि आपका जो ये इंटरनेट पर आया है ना, से बड़ा पढ़रा रंग हो गया है। मैं फ्रेश शोषित का अंक भेजा, वह पढ़ रहा था। तो देश में इस तरह से व्यक्तिवादिता, व्यक्ति भक्ति नहीं चल सकती है, और जब तक ऐसी व्यक्ति भक्ति चलेगी तब तक हजारों वर्षों तक अगर रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती ये शोषित दलित जमात के लोग मनाते रहेंगे तो रत्ती भर का परिवर्तन नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे चौधरी जी ने कहा कि मार्क्स क्या कहता है, टू चेंज द वर्ल्ड बिफोर टू चेंज हिमसेल्फ। दुनिया को बदलने के पहले अपने को बदलो, करनी और कथनी में मेल रखो, तब इस देश में बराबरी आ सकती है। पता चला जब यहाँ आए तो हुआ कि अर्जक संघ के एक साथी हाथ में 2 किलो का तागा बांध करके ललका और कह रहे हैं हम तो अर्जक संघ में हैं और वो वर्मा जी के जमाने से हैं। हम कहना चाहते हैं भाइयों कि वर्मा जी की जयंती, हमको एक छोटी सी कहानी याद आ गई। अखिलेश जी, हम बचपन में थे, एक बाराती में चले गए। जब बाराती में गए तो वहां एक आदमी मुड़ेठा बांधे हुए है, पैर में घुंघरू बांधे हुए है, तलवार लटकाए हुए है और दौड़ रहा है, और ऐसे दौड़ के इधर आता है, दौड़ को उधर जाता है। हम लोग बच्चा बड़ा घबरा गए कि हमारे को कहाँ चला देगा। गए थे नाच देखने, अभी नचनिया ऐसा नहीं कि कुछ कर देवे। तो उसी में एक नेता पहुंचे हुए थे, तो उसने उस तलवार चलाने वालों को बड़ा पसंद कर लिया, कहा कि तू तो भाई बड़ा बहादुर है। तो कहा कि देखो उस समय नेफा और लद्दाख चीन से हमारी लड़ाई चल रही थी, तो कहा कि देखो हम नेफा और लद्दाख के बॉर्डर पर तुम्हारी नियुक्ति करते हैं, जाओ ये हथियार का कमाल वहां दिखाओ। तब जानते हैं वो क्या कहता है, हुजूर हम सीमा पर के बहादुर नहीं हैं, हम बिछावन पर के बहादुर हैं। हम बिछावन पर तलवार चलाते हैं, सीमा पर तलवार हम नहीं चला सकते। तो आज देश के जो लोग हैं, चाहे दलित और पिछड़े के लोग, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाते हो, रामस्वरूप वर्मा का नाम लेते हो, और बिहार में तो जगदेव प्रसाद
की जयंती और वो श्रद्धांजलि सभा मनाने की होड़ चल गई है। तो ये सब बिछावन पर के जो बहादुर है, तलवार चला करके विदेशियों को नहीं भगा सकते हैं। तो ये ऐसे बिछावन पर के बहादुरों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। राम स्वरूप वर्मा ने सीमा पर तलवार चलाने का काम किया और डॉक्टर लोहिया से उन्होंने बहसें की। डॉक्टर लोहिया से कहा कि लोहिया जी आप बताइए समाजवाद किसको कहते हैं। लोहिया जी ने समता का नाम लिया। वर्मा जी ने कहा कि तय आप तो संभव समता कहते हैं, आप तो ये 5 कन्याओं को आदर्श नारी मानते हैं, गंगा को पवित्र नदी मानते हैं और कृष्ण को आदर्श पुरुष मानते हैं। कृष्ण जानते हैं क्या करता था? जब वो गोपियां बेचारी मजबूरी रहती भी होगी तो घाट यहाँ है तो यहाँ नहीं नहाती थी कि यहाँ बहुत से आदमी है तो दूर चली जाती थी। और कपड़े का भी उस समय कमी रही होगी तो कपड़ा उतार करके वो नहाने चली जाती थी और कृष्ण खोजते खोजते वहां पहुंच जाता था और धीरे से पेड़ पर चढ़ जाता था और लग्गी से लेकर के कपड़े को फंसा करके ऊपर ले लेता था, तब फोफी बजाता था। जब फोफी बजाता था तो ओ गोपियां अरे आ गया का कोई, और जब इधर देखता है तो वह तब कहता है कि दे दे कपड़वा भैया, तो ऊपर आवो ऊपर आवो। तो समझ जाइए इस देश में कृष्ण ने गीता में कहा चातुर वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, मैंने जात बना दी है। राम स्वरूप वर्मा ने कहा कि अरे बेईमान कहेगा, बनाना था तो आदमी क्यों नहीं बना दिया, इजाद काहे को बना दिया। अरे आदमी बना देता, आदमी अमीर रहता चाहे गरीब रहता, रूस और चीन की तरह लड़ाई होती, गरीब बहुसंख्या में है तो एक तरफ जमा होता, अमीर कम संख्या में है तो एक तरफ जमा होता। और जब लड़ाई होती, दंतेवाड़ा की लड़ाई होती तो हमारी पहली लड़ाई होती, तो हम 90 हैं, हम कमजोर हैं, शोषक 10 है, बरियार है, तो हमारी पहली लड़ाई होती तो हम 10 मारे जाते, वो 5 मारा जाता। हम लोग यहाँ आए हैं, बड़ी मजबूरी में आए हैं। हम लोग जब ये कानपुर में पहुंचे तो लगा कि चौधरी जी का अपहरण कानपुर शहर में हो गया क्या। लोगों ने कहा कि ये सिकंदरा नहीं जाना है। अच्छा काहे भाई, काहे नहीं जाना है? हो राम स्वरूप वर्मा की जयंती है। कुछ लोगों ने तर्क दिया, हम किसी की कोई निंदा नहीं करना चाहते। मैं आज के पहले कई बार 2-3 वर्ष छोड़ करके माननीय चौधरी जी भी आ जाया करते थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम बाबू, मैं भी आता था। वो सिकंदरा के डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज में और फिर कई जगहों में वर्मा जी की जयंती मनाई जाती थी, सारे लोग आते थे। और 2-3 बरस नहीं आए, हम लोग को नहीं बुलाया गया और लोगों को बुलाया गया, तो हम लोगों को तो कोई कष्ट नहीं हुआ कि सिकंदरा वाले हम लोग को नकार दिए हैं, कोई कष्ट नहीं हुआ, बड़ी खुशी हुई। और गत बरस तो मैंने देखा वर्मा जी की जयंती में भोला सिंह बिहार को मंगा लिया गया। अच्छा भोला प्रसाद को क्यों मंगा लिया गया? आज भी भोला ये 10 अंगुलिया में 20 अंगूठी पहनता है, 20 अंगूठी पहनता है, तो पर भी हम लोगों को कोई कष्ट नहीं हुआ कि राम स्वरूप वर्मा की जयंती में ये 20 अंगूठी पहनने वाला को भी बुलाया गया। हो सकता है भोला सिंह कुर्मी है तो लोगों ने कुर्मी लोगों ने बुला लिया जाति मोह में, तो पर भी कष्ट नहीं हुआ। इस बरस का जो पर्चा छपा है, जो पोस्टर छपा है भाइयों, हम लोग विश्व विख्यात हैं। पर्चा आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग का नाम नहीं आया तो विद्रोह कर दिया, हमारे कंपटीशन में यह वर्मा जी की जयंती है। अरे जब तुम आया तो हमारे लिए कंपटीशन नहीं हुआ, और
संजोग से हम आ गए तो तुम्हारे लिए कंपटीशन हो गया। ये कौन सी वर्मा जी की जयंती है भाई? ये वही लोग हैं, ये बिछावन पर तलवार चलाना चाहते हैं और सीमा पर चलाने के लिए तैयार नहीं। ये सीमा पर तलवार चलाने के लिए नहीं है। इस देश की जो बेकारी है, भूखमरी है, ये जलालत है, इसको ही नहीं मिटाना चाहते। विषमता मूलक संस्कृति का नाश नहीं करना चाहते हैं। 2 किलो धागा भी बांधेंगे, अर्जक संघ के अनुयायी भी बनेंगे और राम स्वरूप वर्मा को महान अनुयायी भी कहेंगे कि हम वर्मा जी के न अनुयायी हैं। हमारा राजपुर और सिकंदरा में न घर है, तो राजपुर और सिकंदरा में क्या मतलब होता है? तो इस तरह से भाइयों, माननीय वर्मा जी ने अर्जक संघ का की स्थापना इसलिए की थी कि समतामूलक समाज, ये जो वर्ण है, जब तक यहाँ वर्ण तोड़ा नहीं जाएगा तब तक वर्ग बनेगा नहीं, और जब तक वर्ग बनेगा नहीं तब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा। यहाँ का समाज फिर ठीक मेरी तलहथी के अनुसार है। सबसे नीचिया तब ऊंचिया, तब ऊंचिया तब ऊंचिया, और सबसे ऊंच यह, सबसे ऊंच ब्राह्मण और सबसे नीच भंगी। रामस्वरूप वर्मा ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जगदेव प्रसाद ने कहा, ज्योतिबा फूले ने कहा, रामास्वामी नईकर ने कहा। क्या? कि जब तक इस देश का एक आदमी ऊंचा रहेगा, एक आदमी नीचा रहेगा, तब तक समता नहीं आएगी, और जब तक समता नहीं आएगी तब तक समाज नहीं बनेगा, और जब तक समाज नहीं बनेगा तब तक समाजवाद नहीं आ सकता है। इसलिए इस समाजवाद की स्थापना करने के लिए जब तक ये कृष्ण के गीता चलेगी, मनुस्मृति, वेद, पुराण और रामायण चलेगा, तब तक समता नहीं आएगी। इसलिए रामस्वरूप वर्मा ने सन 1978 में इसी धरती पर मनुस्मृति और रामायण की होली जलाने का काम किया और बता दिया कि यह जो हिंदूवाद है, यह जो वर्ण व्यवस्था है, यह जो नाजीशाही है, हम इसको चलने नहीं देंगे। देश चलाने के लिए संविधान बना है, देश चलाने के लिए रामायण नहीं बना है। जब जज कोर्ट में बैठता है तो संविधान की धाराएं देखता है, रामायण की चौपाइयां नहीं देखता। और इस तरह से आज देश के लोग रामायण की चौपाइयां कर रहे हैं। हमको बहुत दुख हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा, वर्मा जी की मृत्यु पर शोक संदेश में उन्होंने कहा, ये जो है वर्मा जी इतना ईमानदार थे, इतना ईमानदार थे कि वे विकास नहीं कर सके। हे मुलायम सिंह, तो क्या ये जो सीमेंट की फैक्ट्री थी, ये भी डालमिया को और संजय को, बिड़ला को बेच दिया जाता रामस्वरूप वर्मा के द्वारा और काले धन से चुनाव लड़ते? बताइए, आज के इस 21वीं सदी में लोग यह कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का दावा ठोकते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, वे कहते हैं कि ईमानदार आदमी को नहीं रहना चाहिए, बेईमान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को धिक्कार है और आम जनता को ऐसे के विरोध में खड़ा हो जाने की जरूरत है। तो भाइयों, इस देश की जो राजनीति है, इस राजनीति को परिवर्तन करना होगा। देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबों का नेता पूंजीपति सामंत और बड़ी जमात का है, ऊंचे खानदान का है। जैसे ये सिकंदरा में एक बाप का 5 बेटा, किसी की दुकान छाड़ की है, किसी की दुकान वो कपड़े की है, किसी की दुकान सीमेंट की है, किसी की दुकान वो सोने की है और किसी की दुकान वो मिठाई की है। लेकिन भाइयों, दिन में आपको लगेगा कि सभी दुकानें अलग अलग है,
लेकिन जब रात में सबों की आमदनी एक ही खाते में जमा होती है, सभी दुकानों की आमदनी एक ही खाते में जमा होती है, इसलिए इस देश में ये राजनीतिक दलों का झंडा और नेता तो आपको अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने की बारी आती है तो सभी एक हो जाते हैं। इसलिए भाइयों, ऐसी राजनीति से आपको सावधान रहना होगा। चूंकि एगो मड़ुआ अनाज होता है, आप लोग देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। मड़ुआ लाल होता है, लाल मड़ुआ होता है, और जो मड़ुआ कभी नहीं खाया है के अरे हाय हाय राहुल गांधी चल रहा है हवाई जहाज पर, बाप रे बाप, गोर मुंह दिन भर में 50 बार दिखाया जाता है। हमने देखा कि ये नरेगा में ये राहुल भी मिट्टी ढो रहा है, अब सोनिया भी माथे पर खचिया ढो रही है, समझे? और राहुल कौन हरियर टोकरी में ढो रहा है, तो उसमें बुझाइए ना रहा है कि मिट्टी है कि नहीं मिट्टी है, कांधे पर हरियर खचिया दिखाई दे रहा है। एक जमाना आया था जब श्रम की प्रतिष्ठा जगदेव प्रसाद और महामना वर्मा ने इस देश में देने का काम किया, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि सब कोई काम करेगा। और जब महरौली फार्म में इंदिरा गांधी गई और गेहूं की कटिया हो रही थी, इंदिरा दाएं हाथ से वो गेहूं का डंठल उठा लिया और पत्रकार उसको फोटो ले लिया और दूसरे दिन छप गया अखबार में। लोगों ने हमसे पूछा, शास्त्री जी आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी शारीरिक श्रम नहीं करती, से देखिए तो गेहूं काट रही है, कहीं की खूब काट रही है और बिना हंसिया की काट रही है, गेहूं बिना हंसिया की काट रही है। तो इस तरह से इस देश में बहुत नौटंकी होते रहा है राजनीति में। देश के शोषितों को, आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो मड़ुआ नहीं खाया है वो समझता है कि जो मड़ुआ खा लेगा वो लाल हो जाएगा, क्योंकि मड़ुआ लाल होता है, लेकिन असल पता उसी को है जो मड़ुआ खाया है, असल पता उसी को है। लाल बहादुर पट्टा मोर, हम लोग के यहाँ कथा चलती है, जो मड़ुआ खा लेगा उसको 1 महीना पैखाना होने वाला नहीं है। तो इस तरह से इस देश में सारी राजनीतिक पार्टियों का नेता पूंजीपति सामंत और बड़े खानदान का है। हम गर्व से कहना चाहते हैं कि अकेला शोषित समाज दल है जो इस देश में उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीय नेतृत्व का खात्मा समूल नाश करना चाहता है और निम्न वर्णीय और निम्न वर्गीय नेतृत्व का सृजन करना चाहता है। और इसीलिए हमारे जगदेव प्रसाद ने नारा दिया, क्या किया? कहा कि शारीरिक श्रम सबको करना होगा। तू खेत रखता है ना? हाँ, कितना? तो 100 एकड़ खेत है तो अच्छी बात है। तो तुम्हारी महरारू धान रोपती है ना? तुम्हारा दादा हल चलाता है तो ना? तो ये हल नहीं चलाता और धान तुम्हारी बीबी नहीं रोपती, तो ये किस ताकत से तुम कह रहे हो कि आरक्षण लागू होने से मेधा का हनन हो जाएगा? आरक्षण लागू होने से मेधा का हनन कैसे होगा? कैसी मेधा? किसकी मेधा? किस लिए मेधा? आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैसे से, दलाली के पैसे से, बैंक डकैती के पैसे से, अपहरण के पैसे से ये डिगरियां ली जा रही है, बड़ी बड़ी डिगरियां ली जा रही है। और ये कह रहे हैं प्रतिभा हमारे पास है। हम पूछना चाहते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के एक घुटने में दर्द हुआ तो ये तुम ऊंची जात के डॉक्टरों ने अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन किया? ना जी, काहे नहीं किया? अच्छा, प्रमोद महाजन को उसके भाई ने गोली मार दी और गोली उसके छाती में फंस गई
तो भारत के ऊंची जात के डॉक्टरों ने ये प्रमोद महाजन की छाती की गोली निकाली ना, वो तो विदेश से डॉक्टर मंगाया गया। अरे बेईमान कहीं का, जब प्रतिभा परीक्षण की बारी आती है तो तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारी नानी के घर चली जाती है, और दलितों पिछड़ों के संविधान के आधार पर जब हक हिस्से की बारी आती है तो प्रतिभा का अवरोध खड़ा करके तुम्हारे हमारे अधिकार में तुम व्यवधान पैदा करना चाहते हो। तो इस तरह से भाइयों, इस देश में तुम खेत नहीं जोतता है और तुम्हारी महरारू धान नहीं रोपती है तो तू जमीन काहे को रखे हुए है? अरे तो खेत उसके पास रहना चाहिए। रघुनी राम की महरारू धान रोपना जानती है, रघुनी राम शास्त्री हल चलाना जानते हैं, इसीलिए इसमें नारा है, जो जमीन को जोते बोवे वही जमीन का मालिक होवे, वही जमीन का मालिक होवे। क्योंकि निरादर और दरिद्रता की चोट से चोटहीन आदमी ही इस व्यवस्था की जो समस्याएं हैं उसको खत्म कर सकता है। हमारे कम्युनिस्ट साथी बड़ी गर्व से कहते हैं वर्ग संघर्ष हम करेंगे। अरे कैसा वर्ग संघर्ष? तो मार्क्स ने लिख दिया है, का लिख दिया है? तो 10 कैपिटल लिख दिया है। मार्क्स को अगर बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती, मार्क्स के बेटा और बेटी बिना दवा के मर जाते और बिना कफन का फेंका जाता और उस खटिया पर बैठने पर उसकी इज्जत खटिया से उठा दिया जाता, तो मार्क्स समझ जाता इस भारतीय पृष्ठभूमि में सामाजिक क्रांति किसको कहते हैं। तो मार्क्स इस भारत की धरती पर अगर पैदा लेता तो 10 कैपिटल की बदले में उसको जात कैपिटल लिखना पड़ता। तो इस तरह से भाइयों, भारतीय पृष्ठभूमि में निम्न वर्णीय और निम्न वर्गीय जिसकी बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई है, जिसको सताया और दबाया गया है, वैसे लोग जो भूखे रहा है, वे लोग जब राजनीति के नेतृत्व थामेंगे तब इस देश में परिवर्तन होगा। इसीलिए जगदेव प्रसाद ने कहा कि ऊंची जात वालों ने हमारे बाप दादों से हलवाही करवाई है, मैं उनकी राजनीति हलवाही करने के लिए पैदा नहीं लिया हूं। मैं तमाम काले और कलूटे लोगों को, निरादरित दरिद्र फटेहाल और बेहाल लोगों को निश्चित नीति और सिद्धांत के तहत एक मंच पर खड़ा करूंगा और दिल्ली की गद्दी पर उसको बैठाऊंगा जो धन दौलत का बंटवारा स्वयं करेगा। इतना सपना जगदेव प्रसाद ने देखा था। और तब भाइयों रामस्वरूप वर्मा जी ने जब ये गया में, इसके पहले में वो अर्जक में भी लेख छपा है, शोषित में भी छपा है, बाबा माननीय रामस्वरूप वर्मा जी जब 1 जून 1968 को अर्जक संघ की स्थापना करते हैं और सोशलिस्ट पार्टी भी वर्ण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहती है, और जब गया में सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन होता है, वर्मा जी चाहते हैं कि यह पार्टी के मंच से अर्जक संघ की नीतियों को स्वीकार कर लिया जाए। तो ऊंची जात के जो लोग थे उनकी खोपड़ी खराब होने लगी और कहा विरोध कर दिया। तब वहां से वर्मा जी लखनऊ आते हैं और समाज दल का निर्माण करते हैं। पटना में रामस्वरूप वर्मा लोहिया से मतभेद होने के बाद और फिर ये शोषी दल बनाते हैं, शोषी दल, समाज दल, रिपब्लिकन पार्टी, सेवा दल, समता दल, कई दलों का विलय 7 अगस्त 1972 को होता है और तब राष्ट्रीय स्तर पर शोषित समाज दल का निर्माण होता है और भारत में पहली दफा नीति और सिद्धांत और मूल्यों की राजनीति लिखित रूप में वो शुरुआत होती है। तो इस आखिर हम पूछना चाहते हैं कि आखिर वर्मा जी इन बातों से क्यों प्रभावित हुए। हमारे सूरज सिंह भोजपुरिया थे,
तो संस्मरण वर्मा जी के कहते थे। वर्मा जी शायद अपनी बहन या फुआ के यहाँ चले गए और वर्मा जी चूंकि विधायक थे, वो तुरंत दौरे पर जाना था तो देखे कि जरा फुआ से भी भेंट कर ले में। तो फुआ क्या कर रही है और वर्मा जी चल दिए। अब 3 घंटा कौन ठहरे, नेता को कहाँ फुर्सत, मंत्री विधायक को। दूसरी बार जब भेंट हुई तो उनकी फुआ कहती है, बबुआ तू भेंट भी ना कर ले, चल गेले। वर्मा जी ने कहा कि तू 3 घंटा किसकी पूजा कर रही थी, किसकी पूजा कर रही थी। तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है कि जिस तरह से मरकत मणि सूरज की किरणों से अपने आप पिघलने लगती है, उसी तरह से नारियां परस पुरुष में सौंदर्य देखकर कामातुर हो जाती है। यह तुम्हारी गाली है कि नहीं, तुम आखिर किसकी बात करती हो। तो इस तरह से वर्मा जी को इस जिंदगी में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे का बहुत बड़ा अनुभव था। हमको एक बात याद आ गई, एक आदमी की औरत का अपहरण हो गया तो वो आदमी चल गया राम जी के मंदिर में, पूजा करने लगा, तपस्या करने लगा कि हे श्री राम जी हमारी महरारू का पता लगा दीजिए। 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, अब राम जी बोलिए नहीं रहे हैं। बेचारा थक गया, तब हनुमान के यहाँ पहुंचता है और जहीं से हनुमान के यहाँ वो सिर झुकाता है तो हनुमान बोलता है, अर्जक संग नहीं मानता, किताब में मैंने पढ़ा है। तो कहा कि अरे क्या बात है। कहा कि हुजूर हमारी महरारू का अपहरण हो गया है। तो कितना दिन हुआ। कहा कि 1 महीना हुआ। तो अब तक कहाँ था। तो राम जी के यहाँ थे। कहा हनुमान जी ने कि अरे बेईमान तुमको पता नहीं था, राम की महरारू का अपहरण हुआ तो हम पता लगाए और तुम्हारी महरारू का अपहरण हो गया तो राम के यहाँ चला गया। तुमको पात्र समझने नहीं आता है। ये चमार दुसाद भूया मुसर मायावती के हाथ दौड़ रहा है, उसको लग रहा है कि यही पात्र बढ़िया है। अरे राम स्वरूप वर्मा का पात्र है। ये ब्राह्मणवादी पेड़ जब तक तुम ध्वस्त नहीं करोगे तब तक मानववाद नहीं आ सकता है। ये मायावती से कुछ होने वाला नहीं है। ये मायावती को बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, ये सामाजिक निरादर और दरिद्रता की सोच से यह पीड़ित नहीं है। यह सत्ता की भूखी है और किसी से दोस्ती करके दिल्ली पर जाना चाहती है और कह रही है ऊंची जातियों का, सवर्णों का अब चरित्र इतना बदल गया है कि वे अब गरीबों, दलितों, वो भूखमंगों और भूखों की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भाई आप उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये प्रतापगढ़ जिला है, भदेवरा एक गांव है, वहां का चक्रसेन गौतम चमार का छोकरा ये सांसद महोदय जानते होंगे। जैसे ही मायावती सत्ता संभालती है वह लड़का इलाहाबाद में इंजीनियर की डिग्री लेकर के आता है। अब जब टाई लगा करके वो भदेवरा गांव में पहुंचता है तो ऊंची जात का जो बसपा का नीला झंडा ढोता है वही कहता है कि अरे ये चमार का छोकरा अब ब्राह्मण और भूमिहार के सामने टाई लगाकर चलेगा तो ये ब्राह्मण कैसे चलेगा रे। वर्मा जी ने बहुत पहले एक अनुभव बताया था हम लोग को कि एक इंजीनियर थे ऊंची जात जमींदार के, अब गरीब के घर बनने की बारी आई, उस समय 5,000 रुपया पर बनता था। तो वर्मा जी ने कहा कि कैसा लगता है आपको जब इन लोग का घर बनता है। तो कहा कि वर्मा जी बहुत बुरा लगता है। अरे हमारा भी उजर घर, आई भूया मुसहर के भी उजर घर, तो भूमिहार और चमार के घर में अंतर का होगा। वर्मा जी बहुत बुरा लगता है।
तो इस तरह से देश की राजनीति है। ये मायावती को इसका एहसास नहीं है। और ये जो ये ऊंची जात का, जो भदेवरा का ऊंची जात का बसपा का ब्राह्मण भूमिहार था, वो स्क्रूवाइडर जो अनाज में घोप न देता है सिंपल देखने के लिए चाकू, वैसी चाकू से चक्रसेन गौतम की दोनों आंखें निकाल ली जाती है। और ये 15 अगस्त को मायावती लखनऊ से भाषण दहाड़ती है और प्रत्येक भदेवरा गांव के लोग जब इसके पैरवी करने बात असलियत को समझाते हैं तो ये आंख निकालने वालों के पक्ष में होती है और दलित एक्ट का कानून उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया जाता है। मायावती जी बड़ी सवर्ण के लोग दयालु हो गए हैं, तो बंबई में प्रियंका को जला क्यों देता है? प्रियंका दलित बेटी का दोष केवल यह है कि वो पढ़ लिख करके सेना में भर्ती होना चाहती है और उसके सारे परिवारों का कत्ल हो जाता है। वो सी ऊंची जात और जमींदार के लोग करते हैं। ये राजस्थान में भौरी देवी दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, ऊंची जात के ब्राह्मण बलात्कार करता है और जब मुकदमा जाता है कोर्ट में तो कोर्ट जानते हैं जज फैसला देता है। ये लोग इतने अच्छे खानदान में पैदा लिए हैं कि इतना गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, बरी किए जाते हैं। जब एक काफलता में 14 दलितों की नृशंस हत्या जिंदे कोठरी में बंद करके ऊपर छत तोड़ करके लकड़ी बांस मिट्टी तेल डाल करके जिंदे जला दिया जाता है और जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो कोर्ट न्यायाधीश वो फैसला करता है कि ये लोग इतने अच्छे खानदान में पैदा लिए हैं कि इस तरह के नृशंस कांड कर ही नहीं सकते हैं। आखिर यह क्यों होता है? इसीलिए हो रहा है कि जज का बेटा जज, जज का बेटा जज, जज का बेटा जज। जितने जज हैं वो दूसरा उसमें घुसिए नहीं पाता है। जज के इंटरव्यू का छेद इतना पतला है कि इसमें सुइयों नहीं ढूक सकता है, कोई नहीं ढूक सकता है। वर्मा जी हम लोग के वो संस्मरण सुनाते थे। वर्मा जी कहते थे, कहिएगा खत्म कर देंगे। वर्मा जी कहते थे कि एगो गरीब का लड़का स्कूल में पढ़ने गया, अब उसी गांव के एगो औरत के लड़का चल गया पढ़ने, तो वो बेचारी गरीब की जो माँ थी वो चली गई मजदूरी करने और बगल वाली को कह दी कि ये दीदी से हमरो बेटवा के ये लंच है से ले जा। वो कही कि तोर बेटवा कैसा ना हुआ? वो कही कि जे स्कूलवा में सबसे सुंदर बेटा है ना वही हमर बेटा है, तो ओकरा दे दिया लंच। अब जब वो बगल वाली जाती है तो स्कूल में उसको अपन बेटा छोड़ करके कोई दूसरा सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है, अपने बेटा सुंदर दिखाई दे रहा है। उसकी आंख चाहे चल जाए दक्षिण भर लेकिन सुंदर बेटा वही है। तो इसलिए दोनों लंच अपने बेटे को दे देती है और उसका बेटा खा के ढेकर जाता है और गरीब का बेटा बेचारा छटपटाते हुए शाम में आता है, पूछता है कि आई माई से हमरा नाश्ता ना भेज ले। भाई मगही में हम बोल रहे हैं, गया के बासी है, हमरा नाश्ता ना भेज ले। तो भेज तो देले है लियो बाबू, आए तो केकरा दिया भेजले है तो ना दे थू। दौड़ल मोहल्ले में पूछने जाती है कि आई दीदी तू हमार बेटवा के नाश्तावा ना देला, तो कहती है कि तू कहला कि जे सबसे सुंदर बेटा है से हमार बेटा है, तो हमरा बेटवा के सामने तो कोई सुंदर दिखाइए ना दे रहा है। ये जो बड़े जमींदार पूंजीपति सामंत खानदान के हैं, ये जज यही लोग बनते हैं, इन्हीं में सारी योग्यता दिखाई देती है। इसलिए शोषित समाज दल का कहना है कि सेना में, न्यायपालिका में और सारी जगहों में, नौकरी टोकरी बिजनेस व्यापार कल और कारखानों में, सारी जगहों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करो, आरक्षण लागू करो। तो इस तरह से भाइयों ये जो हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होंगे तो हम बड़े प्यार से कहना चाहते हैं हम पर नाराज मत होंगे।
9 मार्च को राज्यसभा में महिला विधेयक पास हो गया, व्हिप जारी हुआ और महिला विधेयक पास हो गया। क्या आरक्षण लागू होना चाहिए? 100 में 33 गो आई हो, 100 में 50 गो मेहरारू है तो 33 तो काहे हो? तू ईमानदार कितना बनल चाही था? अभी भी 21वीं सदी में तू बेईमानियां करबा, 50% काहे न लागू करे था? तो इस तरह से ऐसा हुआ और विरोध करने वालों को मार्शल से फेंक दिया गया और सुषमा स्वराज एकदम मुस्क रही थी, उसको खुशी का ठिकाने नहीं था। और ये बिंदा करात कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी है, कम्युनिस्ट पार्टी का, जो चमार मुसर भुइया मुसर के पेट काट करके इन लाल झंडे के घरों में ये जाता है चंदा, और तमाम ऊंची जात के लोग खा करके लाल गाल गुलाल हो जाते हैं। और वह बिंदा करात धूर विरोधी, कहाँ भाजपा कहाँ माकपा, और दोनों छाती लगा के हंस रहे हैं और चमार मुसहर को कह रहे हैं कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है? हम सब मिल गए, तुम जाओ चूल्हा भाड़ में। ये तमाम अफसर लोग, ये जो IAS और IPS हैं, घपला घोटाला करेंगे और संसद में 543 में 182 ऊंची जात की महिलाएं जा करके वो MP बन करके और अपने पतिये के घपले घोटाले को खारिज करेगी। इस तरह से भाइयों, मनुस्मृति वेद पुराण का कानून फिर से लागू होने जा रहा है। आपको सचेत होना चाहिए, इसलिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। अवशोषित समाज दल अपने स्थापना काल से यही लड़ रहा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो इस तरह से वर्मा जी की जयंती में माननीय सांसद महोदय आए हैं, हमको बड़ी खुशी लगी। लेकिन वर्मा जी जनसंख्या के अनुपात में जो रिजर्वेशन हिस्सा हक और राजनीति में दिलाना चाहते थे, हे MP महोदय, क्या दिल्ली के संसद में आप बात रखना चाहेंगे? और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो वर्मा जी के गले में मोटा माला और अमर सिंह के पैसे पर राजनीति करके फिर कुश्ती लड़ना भी ये कब तक आखिर चलने वाला है? ऐसा नहीं होता है सृष्टि में। इसलिए भाइयों, इन सारी बातों को इन सारी बातों को हमको समझने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि जो 90% लोग हैं, एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। माननीय वर्मा जी ने यही काम किया। जब 75 में ये पुखराया में राष्ट्रीय सम्मेलन शोषित समाज दल का था, कई लाख लोग आए थे। हम लोग बगल के होटल में गए खाना खाने, तो वहां क्या था कि गिलास नहीं होता था और ना बर्तन। वो खोना में पतई के खोना में हम लोग को दे दिया जाता था और खा के अपना आप ही उधर फेंक दीजिए और पानी जा करके उधर से पी लीजिए। अब जब मैंने कहा कि भाई माननीय रामस्वरूप वर्मा इसी क्षेत्र में इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ लोग संजोग से उनकी बिरादरी के लोग थे, कह रहे हैं कि रामस्वरूप वर्मा सबको सुदर बनावत चाहत है। ये सबको कहत है कि हम सब सुदर हैं, सब सुदर एक हो जाओ से हम सुदर हैं। ये ऐसे लोग इस देश में हैं भाइयों। ऐसी व्यवस्था, ऐसी जो दकियानूसी है, आपको मिटाना होगा, नहीं तो फिर आप सत्ता में जाने वाले नहीं हैं। सरदार पटेल तो प्रधानमंत्री बने नहीं, और अब मायावती ये कौन है? कौन है? सतीश चंद्र मिश्रा के सहयोग से सत्ता में जाएगी और ये आप मुंह ताकते रह जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन भी कहा था कि तमाम हम लोग एक हो जाएं, और जब एक हो जाएंगे
तो ये जो गोविंद बल्लभ पंत है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जब हम लोग एक हो जाएंगे तो दिल्ली में हमारा शासन होगा और गोविंद बल्लभ पंत हमारे जूते का फीता खोलने में गौरव महसूस करेगा। यह सपना अम्बेडकर ने देखा था। तो यह सपना अम्बेडकर ने देखा था और इसी सपना को माननीय रामस्वरूप वर्मा इस भारत की पृष्ठभूमि में उतारने के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर वर्मा जी के विचारों से आप वाकिफ हैं, होना चाहते हैं, तो इस संगठन को एक नौजवान साथी ये अखिलेश कुमार कटियार मिले हैं। 2 बरस पहले गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में सेमिनार चल रहा था शोषित समाज दल और अर्जक संघ का। ये नौजवान आकर के हमसे मिले और एक अश्विनी कुमार जी थे। 2 लोग हमको कहे कि आप लोग चलिए दिल्ली में, हम लोग परिचय करवाएंगे। वर्मा जी के बहुत यहाँ अनुयायी हैं, वर्मा जी से बहुत लाभान्वित हुए हैं, वे लोग धन भी उनको है, सहयोग करेंगे। और हमको बहुत खुशी है कि ऐसा नौजवान ये मानववादी युवजन सभा को मिला है। और अपने वर्मा जी ने अपने अध्यक्षीय काल में राष्ट्रीय समिति में पास किया। माननीय चौधरी जी भावना में आकर के बिहार के एक आदमी को ऑल इंडिया मानववादी युवजन सभा का अध्यक्ष बना दिया, जख्मीकांत निराला को। तो माथे पर पैखाना करने लगा। तब रामस्वरूप वर्मा ने राष्ट्रीय समिति की बैठक में पास किया कि मानववादी युवजन सभा है वह शोषित समाज दल के निर्देशन में काम करेगा। और हमको खुशी है कि इन्होंने जो ये बाइलॉज छापा है मानववादी युवजन सभा का, उसमें शोषित समाज दल का झंडा लहरा रहा है। इसलिए आप इस आंदोलन को आगे बढ़ावें। और उसको साथ ये पटेल साहब दे रहे हैं, अजय सिंह पटेल जी। तो ये जोड़ी जो है ये बहुत कारगर होगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बिहार में भारतीय इंसाफ मोर्चा बन गया है और पूरा बिहार में तूफान खड़ा हो गया है। उत्तर बिहार इस वर्ष चुनाव होने वाला है, साल के बाद उत्तर प्रदेश होने वाला है। इसलिए आप गांव-गांव में, घर-घर में रामस्वरूप वर्मा, जगदेव अम्बेडकर, फूले और नायकर के विचारों से शिक्षित और प्रशिक्षित हो जाए और गांव के लोगों को इतना मजबूत बना देवें कि आने वाला नाती शासकों की छाती पर लाती दे करके अपना हिस्सा ले लेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती है। इसी मंसूबे के साथ, इसी अरमान और मुराद के साथ हम माननीय वर्मा जी के प्रति और अपने तमाम शहीदों जगदेव प्रसाद, लक्ष्मण चौधरी, मस्तराम देहाती, भगवान दीन, द्वारिका प्रसाद, तमाम शहीदों और माननीय रामस्वरूप वर्मा को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि शरीर में एक एक कतरा रहेगा तब तक इस शोषित आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रघुराम शास्त्री जिंदाबाद, रघुराम शास्त्री जिंदाबाद, रघुराम शास्त्री जिंदाबाद। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय अजय सिंह पटेल, जिन्होंने इस पोस्टर को, इस संदेश को उत्तर प्रदेश के कोने